बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्यूमेंट्स पे जी चौथा लेक्चर, डॉक्यूमेंट रिटेंशन पॉलिसी। देखिए, हमने बात की थी कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एविडेंस के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट या कोई चीज आपने प्रूव करनी हो तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वंस एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, बल्कि उन डॉक्यूमेंट्स को एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए अपने पास सेव रखा जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स बिजनेस क्यों रखता है? एज एन एविडेंस टू सेटल द डिस्प्यूट दैट मे अराइज रिगार्डिंग प्राइस, पेमेंट और बैलेंस ओड। ठीक है, तो ये सिंपल बात है। उसके अलावा दूसरी ये बेसिकली ये भी हम बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स फॉर बिजनेस यूजेज जो है वो क्यों रिटेन रखे जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ पॉइंट्स जो मैंने और एक्सप्लेन किए हैं उनको समझना भी जरूरी है। इस पे भी एमसीक्यू आता है कि जो सेल्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो सीक्वेंस है वो क्या होता है। तो सबसे पहले सेल ऑर्डर है। अब डेफिनेटली आपको एक सेल ऑर्डर मिलेगा, परचेज ऑर्डर मिलेगा। आप उसी परचेज ऑर्डर को एज अ सेल ऑर्डर कंसीडर कर लें, या आप उस परचेज ऑर्डर को अपने फॉर्म पे एंटर करें जो कि आपका सेल ऑर्डर फॉर्म है। उसके बाद आप डिस्पैच नोट इशू करेंगे स्टोर रूम को कि वो गुड्स डिस्पैच कर दे। उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि ये डिस्पैच नोट इटसेल्फ भी जो है डिलीवरी नोट के तौर पर काम करता है। जब आप गुड्स डिलीवर करते हैं तो उसके साथ 2 कॉपीज डिस्पैच नोट की या डिलीवरी नोट की भेजते हैं। एक कॉपी जो है वो कस्टमर अपने पास रख लेता है और एक कॉपी आप उससे सिग्नेचर लेके वापस ले आते हैं। उसका मकसद यही होता है कि कस्टमर को चीजें डिलीवर हो गई हैं, इसका सबूत आपके पास हो। जब सारे आइटम्स डिलीवर हो जाते हैं तो उसके बाद आप सेल्स इनवॉइस इशू करते हैं, और सेल इनवॉइस इशू करने के बाद रेमिटेंस एडवाइस। अब रेमिटेंस एडवाइस जो है वो नॉर्मली जो है वो परचेजर जो है जिसने चीजें परचेज की हुई हैं, जब वो पेमेंट करता है तो वो बेचता है। लेकिन सम टाइम छोटे बिजनेस जो है वो रेमिटेंस एडवाइस नहीं बनाते, तो जो सेलर है वो रेमिटेंस एडवाइस बना के भेज देता है उनको कि वो उसको फिल करके उसमें वो इनवॉइस वगैरह जो है वो मेंशन कर देता है कि फलां फलां इनवॉइस आपकी ड्यू हो चुकी है, उसकी ये इनवॉइस नंबर है, उसका ये इनवॉइस हर एक की इंडिविजुअल वैल्यू है और ये टोटल वैल्यू है, तो इसकी आप पेमेंट कर दें। तो यहाँ पे जो रेमिटेंस एडवाइस आ रही है ये बेसिकली सेलर की तरफ से दी जा रही है, लेकिन ये रेयर केस होता है। सेल्स इनवॉइस आर सीरियली नंबर्ड, ये बात हम पहले कर चुके हैं। सो दीज आर स्टेपल्ड अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, यानी कि सेल इनवॉइस नंबर 1 पहले आएगी, 2 बाद में आएगी, 3 बाद में आएगी। परचेज डॉक्यूमेंट्स का सीक्वेंस क्या है? आप परचेज ऑर्डर इशू करेंगे, उसके बदले में आपको डिलीवरी नोट मिलेगा, या आप उसकी डिलीवरी नोट के साथ आप अपना इंटरनल डॉक्यूमेंट जो गुड्स रिसीव्ड नोट है वो भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको परचेज इनवॉइस मिलेगी, फिर आप रेमिटेंस एडवाइस प्रिपेयर करेंगे और पेमेंट कर देंगे। हाँ जी, इसमें एक स्पेशल पॉइंट ये है कि परचेज ऑर्डर्स एंड परचेज इनवॉइस विच आर नॉट सीरियली नंबर्ड आर अरेंज्ड ऑन बेसिस ऑफ डेट्स एंड सप्लायर। ठीक है, हर सप्लायर की जो इनवॉइसेस हैं वो डेट्स की बेस पे आप अरेंज कर देते हैं। दूसरा ये होता है कि हम इनवॉइस को डॉक्यूमेंट्स को क्यों रिटेन करते हैं, ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सेल्स टैक्स है तो उसमें आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना है, तो उसके लिए आपके पास सेल इनवॉइसेस मौजूद होनी चाहिए हैं, परचेज इनवॉइसेस मौजूद होनी चाहिए। The documents are retained because it is legally required. For example, to claim sales tax, business must retain purchase and sales invoice, जैसे मैंने बताया है, और उनके ऊपर sales tax registration number लिखा होना चाहिए। In UK, all invoices, quotation, order forms, delivery note, credit note, till roll, banking records, etc. must be kept for 6 years. तो ये 6 years भी आपने याद रखने हैं, इस पे भी एमसीक्यू आ जाता है। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इन पे थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आते हैं और बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन स्टूडेंट ने ओवरलुक किया होता है इनको। उसका ज्यादा फोकस जो होता है वो उस पे होता है, क्या कहते हैं,
न्यूमेरिकल पोर्शन पे, तो वो थ्योरेटिकल पोर्शन को इग्नोर करता है। और एक बड़ी वजह जो फेलियर की या कम नंबर आने की वो यही होती है कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को नहीं देखा होता। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, के हम इंफॉर्मेशन को स्टोर क्यों कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके पर्पसेस क्या हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट एंड करंट ट्रांजैक्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट ट्रेंड्स एंड करंट ऑपरेशंस, के आप ये भी देखना चाहते हैं कि पास्ट में आपकी सेल्स कितनी थी और करंट जो आपका ऑपरेशंस चल रहा है, करंट आप सेल कितनी कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन करने के लिए भी आपको रिकॉर्ड चाहिए होता है। इसलिए भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। रूटीन की ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन वो भी स्टोर कर रहे होते हैं आप। इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस, वो ऊपर वाली बात है कि जो ट्रेंड है, पास्ट ट्रेंड और करंट जो आपकी चल रही होती है सिचुएशन, उसको कंपेयर करके आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो इंफॉर्मेशन होती है वो दो तरह की है, इनकमिंग कॉरेस्पॉन्डेंस है और आउटगोइंग कॉरेस्पॉन्डेंस है। इनकमिंग कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है वो लेटर्स या ईमेल्स या मेमोज, रिपोर्ट्स जो आप रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। These needs to be stored and managed for the purpose of action, analysis and confirmation and so on. उसके बाद आउटगोइंग कॉरेस्पॉन्डेंस है वो सिमिलर मैसेजेस जो कि आप बाहर भेज रहे हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भेज रहा है, या बिजनेस से आउटसाइड आप गवर्नमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है, आउटगोइंग कॉरेस्पॉन्डेंस। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं आपके, आप अपना जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें आपका प्रॉफिट है, लॉस है वगैरह वगैरह, या जो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, अकाउंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स उनको कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने ऊपर बात की कि यूके की रिक्वायरमेंट ये है कि 6 साल तक आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको रिटेन करना है। एक्सटर्नल एजेंसीज हैं मुख्तलिफ किस्म की, उनको आपने डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। लेजिस्लेशन है, लीगल रिक्वायरमेंट है, कानूनी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है। अब डॉक्यूमेंट्स को आप रिटेन कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, ये बेसिकली अभी जो बात चल रही है ये मैनुअल जो है ना वो डाटा मेंटेनेंस है, फाइल्स ऑफ डाटा जो मैनुअली फाइल्स मेंटेन की जाती हैं। तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स को बेसिकली देख रहे हैं। उसमें सबसे जो मेन फाइल है वो है मास्टर फाइल या रेफरेंस फाइल, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, आपके जो कस्टमर्स हैं उनका जो बेसिक रिकॉर्ड है, जैसे उनका एड्रेस, उनका नाम, उनका टेलीफोन नंबर वगैरह, ठीक है, जो मेन रिकॉर्ड है, या इसी तरह आपका सेल्स टैक्स के रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ठीक है, आपका अपना रेंटल एग्रीमेंट है बिल्डिंग का, ये सारा डाटा जो है वो आप मास्टर फाइल में रखेंगे और इसको हम कभी भी स्क्रैप नहीं करते, ये हमेशा हमारे पास रहती है क्योंकि ये परमानेंटली हमें ये रिक्वायर्ड होती है। और उसमें जो अपडेट होती है वो हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, नए कस्टमर्स आ गए और कस्टमर के साथ जो नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, वो हम सारे जो है वो किस में रखेंगे, मास्टर फाइल्स में। मतलब एक फाइल नहीं है, कस्टमर की इलादा हो सकती है, रेंटल एग्रीमेंट्स की इलादा हो सकती है, टैक्स से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं परमानेंट इन नेचर उनकी फाइल इलादा हो सकती है। उसके बाद है टेम्पररी और ट्रांजिटरी फाइल, ठीक है, उसमें ये होता है कि आप जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं या डिफरेंट टाइप्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉर द टाइम बीइंग जो है उनको रखते हैं, जब तक जरूरत होती है उनको प्रोसेस करते हैं एंड देन थ्रोन अवे। अब थ्रोन अवे का मतलब ये नहीं है कि हम उनको ऐसे ही फेंक देते हैं, उसमें बहुत सी प्राइवेसीज होती हैं, आपका प्राइवेट रिकॉर्ड वगैरह है, ठीक है, उसको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। उसमें फॉर एग्जांपल जैसे कैश बुक है, तो कैश बुक एक फाइल है जो 1 महीने की कैश इन कैश आउट का जो रिकॉर्ड है वो आप रखेंगे, फिर दूसरे महीने का, फिर तीसरे महीने का। एक्टिव फाइल जो है जो फ्रीक्वेंटली आप यूज करते हैं, जैसे सेल्स इनवॉइसेस को रखने के लिए जो फाइल है आपकी, ठीक है, परचेज इनवॉइसेस, करंट कस्टमर्स का और सप्लायर्स का जो रिकॉर्ड है वो जिस फाइल में रखेंगे, जिसको रेगुलरली आप यूज कर रहे हैं, वो क्या है, एक्टिव फाइल कहलाती है, ठीक है।
और नॉन एक्टिव फाइल है जो कि अब आप यूज तो नहीं कर रहे लेकिन रेफरेंस बेस के लिए अभी भी आपने रखी हुई है, जैसे वो 6 ईयर वाली रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आपने डॉक्यूमेंट स्टोर किए हुए हैं, तो वो नॉन एक्टिव फाइल है। सेमी एक्टिव फाइल्स होती हैं, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आप यूज कर रहे होते हैं और कुछ यूज नहीं कर रहे होते। अब जो इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए है, जिसको आपने अब एक्टिव नहीं है, उसको अब आपने स्टोर करना है, तो अभी ऊपर मैंने बात की कि थ्रोन अवे का मतलब ये नहीं है कि हम उनको ऐसे ही फेंक देंगे, ठीक है। उसको हम मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो करते हैं, हम उसको आगे मैनेज करते हैं। उसमें एक तरीका कार ये है कि हम उसको माइक्रो फिल्म कर लें, ये पुरानी ऑप्शन थी हमारे पास, ठीक है। जब क्या कहते हैं उसको, वो फ्लॉपी ड्राइव टाइप चीजें आती थी या टेप्स होती थी, तो उसमें हम उसको डाटा को स्टोर कर लेते थे। दूसरी चीज ये है कि रिटेन इन ओरिजिनल फॉर्म एंड स्टोर्ड एल्सवेयर, किसी गोदाम वगैरह में उसी तरह से रख दें, या फिर हम सिक्योरली, अगर वो जरूरत नहीं है, 6 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, उससे पुराने डॉक्यूमेंट्स है, तो उनको आग लगा दें, सिक्योरली डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है, ताकि सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रहे, उसको कोई मिस यूज ना कर सके। In order to streamline the system, information which is no longer current but which may need to be referred to at some point in the future should be given a revised status, no longer active but semi-active, no longer semi-active but non-active, in which case a prime candidate for the archive। ठीक है, कि आप उसको आर्काइव कर देते हैं, कहीं स्टोर कर देते हैं उसको, ठीक है। A retention policy sets down rules for how long different kinds of information are retained। तो रिटेंशन पॉलिसी एक तो बिजनेस की अपनी इंटरनल रिटेंशन पॉलिसी है, दूसरा जो है वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपने इतना अरसा डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करना है, उस पे डिपेंड करता है कि आपकी रिटेंशन पॉलिसी क्या होगी।